संजना बहू, आज रात को जल्दी सो जाना, क्योंकि अब कल से तुझे रोज सुबह 5 बजे उठना है और नहा धोकर निकलना है। क्या? लेकिन कहाँ माँ जी? अरे सुबह की सब्जी लाने। सुबह की सब्जी? हाँ बहू, हमारे मोहल्ले में किशोर सब्जी वाला आता है और पूरा मोहल्ला उससे ही सब्जी लेता है। बहुत बड़ी लाइन लगती है, इसीलिए तू 6 बजे जाएगी तो तुझे आराम से 7 बजे तक सब्जी जरूर मिलेगी। अरे बाप रे! इससे पहले तो ये काम मैं किया करती थी, लेकिन अब तो तू आ गई है ना, इसीलिए ये काम अब तू करेगी। लेकिन माँ जी, मैं इतनी सुबह उठकर कैसे जाऊंगी? मेरे खानदान में भी आज तक इतनी सुबह कोई नहीं उठा होगा। देखो बहू, अब तुम्हें अपने बहू होने का कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा। आखिर कब तक ये काम मुक्ता करती रहेगी? और वैसे भी सुबह सुबह जल्दी उठना भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। ठीक है पापा जी, मैं उठ जाऊंगी। अब संजना रात को सोने से पहले अलार्म लगा देती है, फिर अगले सुबह अलार्म बार बार बजता है, लेकिन संजना उठती ही नहीं और नींद में चिढ़कर वो अपने अलार्म को पति आयुष के चेहरे पर पटक देती है। अरे यार संजना, कितनी जोर से लगी मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ओ तेरी, माफ कर दो आयुष, वो मैं नींद में थी ना, इसीलिए कुछ समझ ही नहीं पाई। लेकिन अच्छा हुआ जो तुमने मुझे चिल्लाकर उठा दिया, वरना आज तो मैं सब्जी ही नहीं ला पाती। फिर संजना फटाफट नहा धोकर सब्जी लाने जाती है। 1 घंटे तक लाइन में खड़े रहने के बाद आखिरकार उसे सब्जी मिल ही जाती है। आज तो मेरी शामत ही आ गई थी माँ जी, मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी सुबह भी लोग जाग जाते हैं। हाँ बहू, यहाँ के सारे लोग जल्दी ही उठते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो नई नई आई है ना, इसीलिए तुझे थोड़ी तकलीफ होगी। लेकिन देखना, एक बार सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ गई ना, तो तुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद संजना सिर्फ 2 दिन के लिए ही उठती है और उसके बाद वो सोई ही पड़ी रहती है और घर में सुबह की सब्जी आती ही नहीं। माफ कीजिए माँ जी, आज मैं उठ ही नहीं पाई, लेकिन कल से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं रोज सुबह की सब्जी लाऊंगी। अच्छा ठीक है बहू, चल अब दाल चावल और पराठे बना दे, अब और क्या ही कर सकते हैं। ठीक है माँ जी। लेकिन संजना अगले दिन भी सोई ही रहती है। ऐसे ही 2 से 3 दिन तक चलता रहता है। बहू, ये सब क्या नाटक है तेरा? अरे हम सबको क्या पागल समझ के रखा है क्या तूने? आखिर तू जल्दी क्यों नहीं उठ रही? अरे माँ, रात को ये देर तक फिल्में और वेब सीरीज देखती रहेगी तो सुबह जल्दी कैसे उठ पाएगी? इसे तो मैंने भी समझाया, लेकिन ये तो मेरी कोई बात नहीं सुनती। बकवास मत करो आयुष, मैं कहाँ देर रात तक जागी रहती हूँ। वो तो 2 दिन से मौसम में बदलाव आने के कारण मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं उठ नहीं पा रही थी। और माँ जी, मुझे सुबह जल्दी उठने के सिवाय बाकी के कोई भी काम करवा लो, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाएगा माँ जी। अरे ओ नालायक लड़की, ये क्या बात हुई भला? अगर तू दिन का पहला काम ही नहीं करेगी तो अपने घर गृहस्थी कैसे चलाएगी तू? देखिए माँ जी, आप चाहे मुझे सोताने दे दो, लेकिन मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाऊंगी। सच कह रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अब क्या ही बोलूं मैं तुझे। अगर तू सुबह की सब्जी नहीं ला सकती तो फिर ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। अब से सुबह का खाना मैं बनाऊंगी और रात का खाना तू बनाएगी। अब ये तो चलेगा ना तुझे, या फिर इसमें भी कोई दिक्कत है? चलेगा नहीं दौड़ेगा माँ जी, पर मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर माँ, जाने दे बेटा, अब इससे जबरदस्ती काम करवाने का कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा मैं ही कर लेती हूँ। इतना कहकर मुक्ता वहां से चली जाती है। देखो संजना, रात को देर तक फालतू का टाइम पास करने की आदत छोड़ दो, तभी तुम्हारे अगले दिन के सारे काम सही तरह से हो पाएंगे। देखो आयुष, तुम ज्यादा मुझे सलाह मशवरे मत दो, क्योंकि तुमसे किसी ने नहीं पूछा है। फिर अगले दिन से मुक्ता ही सुबह जल्दी उठकर सब्जी लाती है
और साथ ही सारा खाना भी वही बनाती है और संजना सिर्फ रात का खाना बनाती है, लेकिन उसे उसमें भी बहुत आलस आता है। अरे यार, ये खाना बनाने की तो मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। रात में तो मैं पूरे जोश में रहती हूँ और दिन भर एकदम नींद में, और दिन में खाना खाकर सोने के बाद तो ये रात का खाना बनाने में तो मुझे मौत ही आ जाती है। फिर संजना अगले 2 से 3 दिनों तक रात का पूरा खाना बनाती है, लेकिन उसके बाद वो अब रात के खाने में नई सब्जी बिल्कुल नहीं बनाती और वो सुबह की ही सब्जी परोसती है। अरे ये क्या, मैंने सुबह का खाना बनाकर तेरा आधा काम कम कर दिया है और अब तू शाम में बस रोटियां बना रही है। शाम की दूसरी सब्जी कहाँ पर है? वो क्यों नहीं बनाई तूने? अरे तुझे मैंने थोड़ी सी छूट क्या दे दी? तू तो मेरे सर पर बैठकर नाचने लगी है। लेकिन माँ जी, मैंने आपको थोड़ी ना कोई 2 दिन पुरानी सब्जी दी है, ये तो सुबह की ही सब्जी है। अब वो बच गई थी ना, इसीलिए आज के दिन इसे खा लीजिए। अरे लेकिन तुझे अच्छी तरह से पता है कि शाम में इस घर में नई सब्जी बनती है। तेरे मायके वाले खाते होंगे सुबह की सब्जी, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं चलता। यहाँ पर शाम में भी कुछ नया बनाना पड़ता है। देखिए माँ जी, इतना सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं शाम में रोज रोज नई सब्जी नहीं बना सकती। अब चुपचाप यही सुबह की सब्जी खाइए, फोकट में मेरा दिमाग मत खाइए। बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? माफ कीजिए पापा जी, लेकिन जहाँ पर मैं गलत नहीं हूँ वहां पर मैं चुप नहीं रहूंगी। माँ जी खामखा बहस कर रही है। संजना किसी की एक नहीं सुनती और हफ्ते में बस 1 या 2 बार ही वो रात में खाना बनाती है और बाकी के दिन वो केवल रोटियां ही बनाती है। ऐसे ही एक दिन जब घर में मेहमान आने वाले होते हैं तभी। देख बहू, आज मुझे तेरा कोई नाटक नहीं चाहिए। चुपचाप तुझे 2 सब्जियां बनानी पड़ेगी। घर में मेथी है तो तू आलू मेथी बना दे और पालक पनीर भी बना दे। अच्छे से बनाना, क्योंकि आज घर में मेहमान आ रहे हैं और उन्हें घर में बना खाना बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। संजना को उस दिन भी बहुत आलस आता है, इसीलिए वो रेस्टोरेंट से खाना मंगवाने का तय करती है। हाँ, वही एड्रेस है। और जब तुम खाना डिलीवर करने आओगे ना, तो मेरे घर के पीछे के गेट से आना, सामने के गेट से बिल्कुल मत आना। ठीक है मैम। लेकिन वो डिलीवरी बॉय खाना पीछे के गेट से देना भूल जाता है और वो सामने के गेट से आ जाता है और घर का दरवाजा मुक्ता ही खोलती है और मेहमान देख लेते हैं कि मुक्ता ने बाहर से खाना मंगवाया है। अरे ये क्या मुक्ता, तुमने बाहर से खाना मंगवाया है? अरे तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हमें बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे हम तो यहाँ पर घर का खाना खाने आए थे और तुम हमें ये सब खिला रही हो। हमें तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये खाना मैंने आपके लिए नहीं मंगवाया है। अब झूठ मत बोलो मुक्ता, और अगर तुमने ये खाना हमारे लिए नहीं लाया है तो जाकर हमारे लिए बनाया हुआ खाना लेकर आ। बहू, सारा खाना तैयार तो है ना? माँ जी, ये दोनों सब्जियां मैंने ही मंगवाई है और यही मेहमानों का खाना है। क्या? देखा मुक्ता, तुम्हारी बहू खुद सच कबूल कर रही है। अब बस बहुत हो गया, हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। अरे जब तुम्हें हमें बाहर का ही खाना खिलाना था तो फोन पर ये क्यों बोला कि आपके लिए हम घर का गर्मा गर्म खाना बनाएंगे? जैसे आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन मेहमान रूठकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद मुक्ता संजना पर बहुत गुस्सा करती है। अरे हफ्ते में 1 या 2 बार ही तू रात में सब्जी पकाती है। कम से कम आज मेहमानों के लिए तो कुछ काम कर लेती है। आखिर कोई इतना नालायक कैसे हो सकता है? देखिए माँ जी, मुझे सिर्फ खाना बनाने का ही काम नहीं रहता है, बाकी के भी ढेरों काम रहते हैं। इसीलिए आप मुझे इतना मत सुनाइए
और अगर आपको रोजाना दोनों टाइम अलग अलग सब्जियां खानी है तो आप एक नौकरानी लगाओ, लेकिन मुझसे ये सब बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह अब संजना भी मुक्ता को सुना देती है। फिर मुक्ता ये सारी बातें अपनी बेटी तेजस्वी को फोन करके बताती है तो तेजस्वी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। आप फिक्र बिल्कुल मत करो माँ, क्योंकि अब मैं वहां पर आकर संजना को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। फिर तेजस्वी अपना सामान लेकर कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। अरे संजना, सुबह भी माँ ही खाना बना रही थी और अभी का खाना भी माँ ही बना रही है। अरे अगर सारे काम माँ को ही करने हैं तो तुम इस घर पर क्यों हो? देखिए दीदी, सुबह की सब्जी बची हुई है तो उसे ही खा सकते हैं ना। दोबारा रात के लिए नई सब्जी बनाने की क्या जरूरत है? जरूरत है संजना, क्योंकि परिवार में सबकी अलग अलग पसंद होती है और सबकी पसंद का ख्याल रखना हमें आना चाहिए। किसी को अगर सुबह की सब्जी पसंद नहीं आई तो वो शाम में बनी हुई सब्जी खा सकता है। अरे माँ की उम्र तो देखो, इस उम्र में भी वो इतना खड़ा रहकर काम करती है। उन्हें देखकर तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? दीदी, आप क्या यहाँ पर मुझे भाषण देने आई हो क्या? और अगर ऐसा ही है ना तो काम का बंटवारा कर लो, क्योंकि मैं अकेली इतना सब कुछ नहीं कर सकती। संजना अपनी ननद को भी नहीं छोड़ती और वो उसे भी उल्टे बोल बोल देती है। फिर एक शाम जब संजना बाहर गई होती है तब वो घर आने पर देखती है कि सभी लोग बाहर जा चुके हैं। हेलो माँ जी, अरे कहाँ चली गई हो आप? अरे पागल लड़के, मैंने तो तुझे 4 दिन पहले ही बताया था कि मेरे सहेली के बेटे की शादी है, उसी में आए हैं हम सभी लोग। अच्छा, तो फिर एक काम कीजिए, वहां से आते वक्त मेरे लिए भी खाना लेकर आइए। अरे तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? शादी से कोई खाना लेकर आता है क्या? ये सब शोभा नहीं देता। अरे उसमें क्या हुआ माँ जी, कम से कम सब्जी तो लेकर आइए। नहीं नहीं, मैं ये सब बिल्कुल नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर वहां से घर आते समय मेरे लिए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से सब्जी लेकर आइए। मैं अपने लिए रोटियां बना दूंगी। नहीं नहीं, यहाँ से सीधा हम घर आने वाले हैं, रास्ते में कहीं भी नहीं रुकेंगे, नहीं तो तू खुद ही बनाकर खा ले। अरे लेकिन माँ जी, हेलो माँ जी। मुक्ता फोन कट कर देती है। इसके साथ तो यही होना चाहिए, अब तो इसे सुबह की ही सब्जी खानी पड़ेगी, और नहीं तो क्या। फिर संजना अपने पति को कॉल करती है। हेलो आयुष, घर के सभी लोग शादी में गए हैं और मेरे लिए कुछ खाना भी नहीं है, इसलिए तुम एक काम करो, तुम मुझे कुछ पैसे भेज दो तो मैं अपने लिए रेस्टोरेंट से सब्जी मंगवा लूंगी। हरगिज नहीं संजना, रोज रोज बेफिजूल के खर्चे कर करके तुमने मेरे बैंक बैलेंस की ऐसी की तैसी करके रख दी है। अब खाओ सुबह की सब्जी, जैसे तुम सबको खिलाती रहती हो। पर आयुष, सुनो तो मेरी बात। आयुष भी फोन कट कर देता है। अरे यार, अब मुझे ना चाहकर भी सुबह की ही सब्जी खानी पड़ेगी, कितनी फूटी किस्मत है मेरी। फिर अगले दिन संजना की माँ शर्मिला उसके ससुराल में उससे मिलने आने वाली होती है। तभी, अरे माँ जी, आप और दीदी बाजार जा रहे हो ना, तो आते समय एक एक्स्ट्रा की सब्जी लेकर आना। वो क्या है ना, आज मेरी माँ आने वाली है, इसीलिए। ठीक है बहू, आते समय लेकर आएंगे हम। लेकिन मुक्ता और तेजस्वी को आने में बहुत देर हो जाती है और संजना को ना चाहते हुए भी शर्मिला को सुबह की ही सब्जी देनी पड़ती है। और तभी वहां पर तेजस्वी और मुक्ता भी आती है। ये क्या है संजना, अरे हम सबके साथ अन्याय करती हो वो तो हमें समझ आता है, लेकिन कम से कम अपनी माँ के लिए तो कोई नई सब्जी बना देती ना। इन्हें भी तुम सुबह की ही सब्जी दे रही हो क्या? सुबह की सब्जी? फिर तेजस्वी शर्मिला को सब कुछ बता देती है कि कैसे संजना सबको सुबह की सब्जी ही खिलाती है और सारा दिन मुक्ता से ही काम करवाती है। हे भगवान, संजना, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? नहीं माँ, ये सच नहीं है। वो दरअसल। अरे चुप हो जा,
तुझे मैंने कितने संस्कार दिए हैं, इतने अच्छे घर में तेरी शादी करा कर दी है, लेकिन उसके बाद भी तू ये सब कर रही है। अरे तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए कि तू इस परिवार की बहू बनी है। माफ कर दो माँ, लेकिन अरे बस बहुत हुआ। और मुक्ता जी, अब आपको कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है, सारा काम यही करेगी। और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो आप इसे घर से बाहर निकाल देना, तब तो मैं भी इसे सहारा नहीं दूंगी। ठीक है शर्मिला जी। संजना अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत डर जाती है और उस दिन के बाद से वो सुबह और शाम दोनों टाइम का खाना पूरा बनाती है और सबके साथ अच्छे से पेश आती है। नेहा अपनी सास मनोरमा, ससुर संजीव और पति साहिल के साथ रहती है। नेहा एक जॉब करती है, हालांकि उसकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अपने पैसों का बहुत घमंड होता है। एक दिन की बात है। अरे बेशरम बददिमाग बहू, नहाने के बाद गीजर क्या तेरी अम्मा आकर बंद करेगी क्या? मेरे घर के बाहर कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है, जिस पे से पैसे निकालकर मैं जितना चाहे उतना खर्चा कर सकूं। तेरी इस लापरवाही के कारण बिजली कितनी वेस्ट होती है, पता भी है क्या तुझे? ओफो माँ जी, क्यों सुबह सुबह बहस कर रही हो आप? मुझे अभी ऑफिस जाना है, तो प्लीज आप शुरू मत हो जाइए। और हो गई गलती, इसके लिए आप मेरी जान लोगी क्या? अरे काहे की गलती? आज ये तीसरी या चौथी बार हो गया है, और अगर ऐसे ही तू बिजली को वेस्ट करती रही तो कैसे चलेगा? देखिए माँ जी, मुझे इतना मत सुनाइए। मैं यहाँ पर कोई फोकट में नहीं बैठी हूँ, मैं भी काम करके पैसे लाती हूँ घर में। भर दूंगी आपके बिजली के एक्स्ट्रा पैसे, लेकिन प्लीज अब मेरा आप सर मत खाइए। अरे अपने पैसों का ज्यादा रोब मत जमा, तेरे चंद पैसों से पूरा घर नहीं चलता है। अगर तू काम करती है तो तेरा पति और तेरे ससुर भी काम करते हैं। जरा अपने पैसों की कीमत करना सीख। देखिए, अगर मेरे काम करने से पूरा घर नहीं चलता तो फिर मेरी एक गलती से आपका लाखों का नुकसान भी नहीं होने वाला। अब फालतू की बहस मत करो मेरे साथ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। सुबह सुबह बहस करके पनौती मत लगाइए मेरे पीछे। फिर नेहा मुंह बनाते हुए ऑफिस के लिए निकल जाती है। फिर एक दिन जब नेहा को अपनी नई स्कूटी का ईएमआई भरना होता है, तभी उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं और फिर वो अपने पति साहिल से पैसे मांगती है। साहिल, पिछले महीने में मैं 4 दिन ऑफ पे थी ना, इसीलिए सैलरी में से पैसे कट गए मेरे, और बहुत ही थोड़ी सैलरी आई है, और ऐसे में मुझे अभी ईएमआई भरना है और उसके लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। प्लीज साहिल, इस बार की ईएमआई के लिए मुझे पैसे दे दो ना। अरे नेहा, तुम तो जानती ही हो ना मेरे ऊपर कितने सारे खर्चों की जिम्मेदारी है। ऐसे में इस बार तो कुछ ज्यादा ही खर्चे हैं। आई एम रियली सॉरी नेहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। बहाने मत दो साहिल, मैं सब जानती हूँ। अरे इतने सारे पैसे कमाते हो, फिर भी अपनी बीवी को देने के लिए तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है। अरे इतने सारे पैसा जमा करके कोई ताजमहल बांधने वाले हो क्या? पति होकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। अरे वो तो अच्छा है कि मैं भी कमाती हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ी फार सेविंग भी की है, उसी में से पैसे निकालूंगी मैं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। ऐसे मत कहो नेहा, तुम्हारी हर एक चीज के लिए मैंने हाँ कहा है। पिछले कुछ महीनों से थोड़ी तंगी चल रही है, तो तुम भी थोड़ा समझ कर लो ना। हर बात में बस अपने जहरीले ताने देती रहती हो और कुछ नहीं आता तुम्हें। मैं तुम्हें कोई जहरीले ताने वाने नहीं देती, बल्कि मैं तो सच कहती हूँ, और सच हमेशा कड़वा होता है, इसीलिए तुम इतना तिलमिला जाते हो। अपने पैसों पर इतना गुरूर मत करो नेहा। अरे तुम तो ऐसी बातें कर रही हो
जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। हाँ तो आखिर किया ही क्या है तुमने मेरे लिए? और अब मुझे तुम्हारी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पैसों से अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। मेरे पास अपने हक के पैसे हैं। तुमसे कोई मदद नहीं मांगूंगी मैं अब। देख लिया मैंने तुम्हें कि तुम कितने अच्छे और कितने नालायक हो। फिर नेहा साहिल से बातचीत करना कम कर देती है। ऐसे ही एक दिन नेहा की ननंद अवनीत ससुराल से अपने मायके आती है। अरे वाह नेहा भाभी, आपकी पर्स तो बहुत ही सुंदर है। कहाँ से खरीदी आपने? इसका कलर तो वाकई में अच्छा है। हाँ अवनीत, सही कहा तुमने। अरे ये बैग बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत टाइम से लेनी थी मुझे और फाइनली मैंने इसे अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा है और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है भाभी, चलो अच्छा है। मैं भी नीरज से बोलूंगी कि मुझे भी सेम ऐसी ही बैग दिलाए। ओफो अवनीत, अरे क्या फायदा तुम्हारा इतना पढ़ी लिखी होकर, जब ऐसे छोटे मोटे खर्चों के लिए हर बार अपने पति के सामने हाथ फैलाना पड़े। सच में अवनीत, अरे मैं तो ये कहती हूँ कि हर एक हाउसवाइफ को जॉब करना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए। इंडिपेंडेंट होने का मजा ही कुछ और है। मैं तो किसी से कुछ भी नहीं मांगती, उल्टा मैं ही घर में पैसे देती हूँ। पूछो अपनी माँ से। अरे पैसे देती है तो कोई उपकार नहीं करती, अब तक 1000 बार सुना चुकी है, बेवकूफ कहीं की। देखिए भाभी, हाउसवाइफ बनकर घर पर रहना और जॉब पर जाना, ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। शादी के पहले मैं भी जॉब करती थी, लेकिन अभी मेरी लाइफ के साथ साथ मेरी प्रायोरिटीज भी बदल चुकी है। अगर आप जॉब करके घर में पैसे देती हो तो इट्स गुड फॉर यू, लेकिन इसमें इतना भाषण प्रवचन देने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। मुझे हर चीज में आपसे ज्यादा समझ है, इसीलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये आप मुझे मत सिखाइए। अरे हाँ बाबा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, लेकिन तुम तो एकदम सिगड़ी की तरह भड़क गई। मैंने तो बस ऐवी ही कहा है। मुझे पता है भाभी, मैं भी तो ऐवी कह रही हूँ। क्या आप भी? अरे इसे तो बस डिंगे हाँकना आता है और कुछ नहीं आता। काम करके किस पर मेहरबानी करती है भगवान ही जाने। 100 चुड़ैल मरी होंगी तब ये खड़ूस और निर्लज्ज लड़की पैदा हुई होगी। क्या कहा माँ जी आपने? कुछ नहीं कहा मैंने, कान चेक करवा के अपना। आजकल कुछ ज्यादा ही बज रहे हैं तेरे कान। इस तरह अवनीत और मनोरमा नेहा को मुंह तोड़ जवाब देती है, जिससे नेहा की बोलती ही बंद हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब संजीव और मनोरमा की शादी की सालगिरह होती है, तभी नेहा उन दोनों को तोहफा देती है। सालगिरह मुबारक हो माँ जी पापा जी, आप दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहिए। धन्यवाद बहू। और माँ जी, मैं आपके बेटे की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। साहिल इतने पैसे कमाता है, लेकिन आज तक उसने मेरे माँ पापा के लिए एक तोहफा भी नहीं खरीदा। और मैं भले ही कम पैसे कमाती हूँ, लेकिन मैंने आप दोनों के लिए तोहफा लाया है। अरे नालायक लड़की, तू हमें कोई तोहफा दे रही है या कोई एहसान जता रही है? तेरा तोहफा ना मिलने से हम मर नहीं जाने वाले। अरे खुद को क्या समझती है क्या पता, दुनिया में केवल तू ही अकेले पैसे नहीं कमाती। पागल कहीं की, जब देखो तब डिंगे हाँकती रहती है। ओफो माँ जी, आप फिर से शुरू हो गई। अरे आज तो आपकी शादी की सालगिरह है, कम से कम आज तो शांत रही है। और मैं जो सच है वही बता रही हूँ, थोड़ी ना कोई झूठ बोल रही हूँ। जाने दो मनोरमा, बहू आदत से मजबूर है। आज हमारी सालगिरह है, इसीलिए आज मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। फिर एक दिन उनके घर पर मनोरमा की सहेली हेतल आती है।
अरे मनोरमा, मेरी बहू तो हर महीने घर पर पूरे 10,000 रुपए देती है, और तो और जॉब के साथ साथ घर के काम भी एकदम बखूबी संभालती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे कमाती तो मेरी बहू भी है, लेकिन उसकी सैलरी थोड़ी कम है ना, इसीलिए उससे जितना होता है वो उतना ही देती है। और रही बात काम की, तो काम के मामले में वो कभी कभार सारा काम कर लेती है, लेकिन कभी कभी मुझे भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। मनोरमा की ये बातें सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है। ये माँ जी भी ना, इन्हें तो बताना ही पड़ेगा। फिर हेतल के जाने के बाद नेहा अपनी सास पर बहुत गुस्सा करती है। माँ जी, आपको क्या जरूरत थी मेरी बुराई करने की? अरे कम ही सही, लेकिन मैं घर में 2 पैसे तो दे रही हूँ ना, तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम है क्या? अरे पागल औरत, मैंने तेरी कोई बुराई नहीं की, जो सच है वही बताया है। पहले जरा ध्यान से सुना कर, फिर बोला कर। अपने ही मन में ख्याली पुलाव बनाती रहती है, पागल कहीं की। अपनी सास की बातें सुनकर नेहा का ईगो हर्ट हो जाता है। फिर एक दिन जब नेहा जॉब से वापस घर आती है, तभी देखिए माँ जी, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। फ्रिज में आमरस पड़ा है, तो आप पूरियां बना दो और दाल को तड़का लगाकर चावल भी उबाल दो। अरे ओ नास पीटी, मुझे क्या तूने 22-23 साल की जवान लड़की समझ के रखा है क्या? देख बहू, डॉक्टर ने मुझे पहले ही ज्यादा देर तक खड़े रहने से मना किया है, और ये सारे काम तेरे हैं, तो फिर ये काम मैं क्यों करूं? जा अब, जाकर तू ही सारा खाना बना ले। बढ़िया ही मुझे काम पे लगाने वाली। माँ जी, अगर मेरी जगह पर आपकी बेटी होती तो उसे भी आप यही कहती क्या? अरे इस घर में तो किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। कितनी थक चुकी हूँ मैं। मेरी बेटी तेरी जैसी बिल्कुल नहीं है, उसमें कूट कूट कर संस्कार डाले हैं मैंने। अरे वो मेरी तो क्या, अपनी सास की भी कितने अच्छे से सेवा करती है, और तू क्या करती है? बस पैसों की डींगे हाँकती रहती है। अरे तुझ में और अवनीत में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए माँ जी, आपकी बेटी उनके घर पर कोई पैसे नहीं देती, लेकिन मैं अपना काम करके आपके हाथ में घर खर्चे के लिए पैसे देती हूँ। अरे अगर मैं काम पर ही नहीं जाऊंगी तो फिर पैसे कैसे दे पाऊंगी? एक तो बाहर का भी काम संभालो और ऊपर से घर भी संभालो। अरे मैं क्या कोई मशीन हूँ क्या? तभी वहां पर संजीव और साहिल भी आते हैं, और नेहा का ये बर्ताव देखकर सभी को बहुत गुस्सा आता है। बहू, काम करना और जॉब पर जाना ये सभी तुम्हारी इच्छाएं हैं। हम तुम्हें काम पर जबरदस्ती नहीं भेजते हैं। तुम इस घर में बहू बनकर आई हो, और तुम्हारी जिम्मेदारी केवल यही है कि तुम्हें इस घर को और अपनी गृहस्थी को अच्छे से संभालना है। और नेहा, हमारे खाने के कोई लाले नहीं पड़े हैं, या फिर हम पर कोई लाखों का कर्ज नहीं है जो तुम्हें जॉब करना पड़ रहा है। जॉब करना तुम्हारी इच्छा है, और ये करके तुम हम पर कोई एहसान नहीं कर रही हो। समझ गई ना? अरे जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ करता है तो वो उसे बोलकर नहीं दिखाता। इन दोनों को ही देख लेना, इतने पैसे कमाते हैं लेकिन कोई बात बोलकर नहीं दिखाते कि हमने पैसे कमाए हैं और हमारे ही पैसों से ये घर चल रहा है। लेकिन तुझे देख, अरे इतने से पैसे देती है तू घर में, लेकिन तुझमें तो कितना सारा घमंड भरा है। सही कह रही है मनोरमा, हमें तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है बहू। तुम्हें अगर कमाना ही है तो अपने ऊपर खर्चा करो, और घर के लिए खर्चा करना ही है तो उसे प्यार से करो, सुनाने और दिखाने के लिए नहीं। अरे जॉब तो तू अपने लिए करती है और बस डींगे हाँकती रहती है। अरे इससे अच्छा तो तू घर पे रहकर बहू वाली जिम्मेदारी निभाना। तुझे काम पर जाने के लिए किसी ने कोई भी जबरदस्ती नहीं की है।
तो ये सब नाटक क्यों कर रही है? अपने ससुराल वालों की सारी बातें सुनकर नेहा को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और उस दिन के बाद से वो काम पर जाना जारी रखती है, लेकिन वो अपने पैसों का घमंड करना बंद करके बहू की जिम्मेदारियां बखूबी निभाने लगती है। तेज और विश्वजीत बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वो दोनों बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी होते हैं और अब वो दोनों अपनी ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। फिर तेज और उसकी बीवी मृदुला उनकी बेटी प्रणाली को शादी के बारे में बता देते हैं और तभी, क्या शादी? नहीं, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाली हूँ मम्मी डैडी। मैंने तो अभी अपने करियर की शुरुआत भी नहीं की है ठीक से। मुझे भी गौरी खान की तरह एक टॉप इंटीरियर डिजाइनर बनना है। प्रणाली बेटा, तू हमारी बात क्यों नहीं समझ रही है? ये करियर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरे पापा का इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, फिर तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? और प्रणाली गुड़िया, जिस परिवार में हम तुम्हें ब्याह रहे हैं वो लोग भी काफी अमीर हैं। तुम्हारे विश्वजीत अंकल, उन्हें तो तुम अच्छे से जानती हो। पर डैडी। बस प्रणाली, हम तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हारी जिंदगी के फैसले हम ही लेंगे। करियर के चक्कर में तुम अपनी शादी की उम्र गवा रही हो। अरे अभी शादी नहीं करोगी तो कब करोगी? बुढ़ापे में? वही विश्वजीत और उसकी बीवी दामिनी भी उनके बेटे सिद्धार्थ पर प्रणाली के साथ शादी करने के लिए दबाव डालते हैं। पर मम्मी पापा, मैंने तो अभी तक ठीक से लाइफ एक्सप्लोर भी नहीं की है। मुझे अभी भी बहुत सी चीजें करनी है। मैं इतनी जल्दी शादी के बंधन में नहीं बनना चाहता हूँ। लेकिन तुझे इस बंधन में बनना ही होगा सिद्धार्थ। बाकी हम कुछ नहीं जानते। क्या? नहीं पापा। सिद्धार्थ, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे तुम्हारी जनरेशन को तो शादी एकदम छोटी मोटी सी बात लगती है। अगर तुम अभी शादी नहीं करोगे तो आगे चलकर तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। शादी वक्त रहते ही कर लेनी चाहिए। इस तरह प्रणाली और सिद्धार्थ दोनों की रजामंदी के खिलाफ जाकर उनके माता पिता उनकी अरेंज मैरिज कराते हैं। शादी के बाद प्रणाली और सिद्धार्थ एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते और एक ही कमरे में रहकर अनजानों की तरह रहने लगते हैं। फिर एक दिन सिद्धार्थ को थका हुआ देखकर प्रणाली उसे कॉफी के लिए पूछती है। सिद्धार्थ, तुम काफी स्ट्रेस लग रहे हो। एक काम करती हो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी बना देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है? अरे इट्स ओके प्रणाली, मेरे लिए तुम इतनी दिक्कत क्यों ले रही हो? देखो सिद्धार्थ, मेरी और तुम्हारी शादी एक अरेंज मैरिज है, लेकिन तुम और मैं पति पत्नी ना सही, लेकिन अच्छे दोस्त की तरह तो रह ही सकते हैं ना? क्यों, सही कहा ना मैंने? यस प्रणाली, क्यों नहीं। आज से हम दोनों अपने नए दोस्ती की शुरुआत करेंगे। इस तरह अब सिद्धार्थ और प्रणाली के बीच में दोस्ती का नाता जुड़ जाता है। सिद्धार्थ प्रणाली को उसके इंटीरियर डिजाइनिंग के काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन ये देखकर प्रणाली की सास दामिनी को बहुत गुस्सा आता है। नहीं प्रणाली, तुम ये इंटीरियर डिजाइनिंग के काम वाम नहीं कर सकती। क्या? लेकिन क्यों मम्मी जी? मैंने कहा ना एक बार, नहीं कर सकती मतलब नहीं कर सकती। अब ज्यादा सवाल जवाब मत पूछो मुझसे। पर मम्मी, इसमें गलत ही क्या है? प्रणाली को अपने करियर में आगे बढ़ना है, एक बड़ी इंटीरियर डिजाइनर बनना है इसे। वाह बेटा वाह, सही कहते हैं लोग। बीवी घर में आई नहीं कि बेटे अपने माँ के आंचल को छोड़ देते हैं और बीवी का पल्लू पकड़ लेते हैं। तू भी वही कर रहा है। दोनों के दोनों कान खोलकर सुन लो, हम खानदानी लोग हैं, हमारे यहाँ पर ये सब नहीं चलता। तुम अब एक बड़े घराने की बहू बन चुकी हो और ये बाहर जाकर काम करना,
ये सब एक बड़े घराने की औरतों को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। प्रणाली दामिनी की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, जिसके बाद रात में सिद्धार्थ उसके लिए उसका फेवरेट कपकेक लाता है और उसे सांत्वना देता है। ये देखो प्रणाली, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट कपकेक लाया है। देखो प्रणाली, मम्मी ऐसी ही है, उनकी बातों को दिल पर मत लो। हाँ सिद्ध, थैंक यू। फिर एक दिन जब प्रणाली अपनी सहेलियों के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही होती है, तभी वो वहां पर सिद्धार्थ को एक लड़की के साथ देख लेती है और वो दोनों जब वहां से उठकर जाने लगते हैं, तब प्रणाली उन दोनों का पीछा करती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। आई एम सॉरी तारा, लेकिन मैं भी मजबूर था, और मम्मी और पापा के खिलाफ मैं कैसे जाता भला। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है सिद्धार्थ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं एक गरीब लड़की हूँ और इसीलिए तुम्हारे मम्मी पापा हमारे इस प्यार के रिश्ते को कभी नहीं अपनाते। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा तारा, ये मेरा तुमसे वादा है। इसका मतलब सिद्धार्थ और तारा, इन दोनों का तो पहले से अफेयर चल रहा है, और जैसे मुझे अपने करियर को पीछे छोड़कर मम्मी और डैडी के दबाव के चलते ये शादी करनी पड़ी, वैसे ही इसे भी अपने और तारा के प्यार को पीछे छोड़कर अपने मम्मी पापा के दबाव के चलते शादी करनी पड़ी। फिर तारा के चले जाने के बाद प्रणाली सिद्धार्थ के पास जाती है और उसे सारी बातें बता देती है कि उसने सब कुछ सुन लिया है। हाँ प्रणाली, तुमने जो देखा और जो भी सुना वो सब सच है। मैं और तारा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज मेरे हालात तो देखो, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मैं समझ सकती हूँ सिद्ध, लेकिन मेरे पास एक प्लान है जिसके चलते इन गंभीर हालातों में भी तुम और तारा एक हो सकती हो और मैं इस रिश्ते से आजाद होकर अपने करियर पर फोकस कर सकती हूँ। क्या? लेकिन कैसे प्रणाली? देखो, हमारे पेरेंट्स काफी अंधविश्वासी है और उनकी इसी कमजोरी को हम अपना हथियार बनाएंगे और अच्छी चाल चलेंगे। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे उल्लू के पट्टे, बताऊंगी तब समझोगे ना। कल घर में पूजा है और पंडित जी को मैंने ही बुलाया है फोन करके। अब मैं उन पंडित जी को कैंसिल करके दूसरे पंडित को बुलाऊंगी, जो होगा एक थिएटर आर्टिस्ट। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? मरवाने का इरादा है क्या तुम्हारा? अरे बाबा सुनो तो पूरी बात। जब वो नकली पंडित घर पर आएगा, तब वो मेरी कुंडली चेक करेगा और फिर सबको बताएगा कि मेरी कुंडली में दोष है, जिसके चलते तुम्हारी मौत हो सकती है। और उसका एकमात्र उपाय यही है कि तुम्हारी 1 महीने के अंदर दूसरी शादी करा दी जाए और मुझे भी सावधान रहने के लिए आने वाले कुछ सालों तक कुंवारी ही रहना होगा। अरे वाह, इस प्लान से तो मेरा भी भला हो जाएगा और तुम्हारा भी। क्या सॉलिड प्लान आया है तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में। सच में मान गया तुम्हें। अरे मेरा दिमाग ही ऐसा है, अब क्या कहूँ। फिर दोनों अपने प्लान को अंजाम देते हैं और अगले दिन घर में वो नकली पंडित आता है और तभी वो उनके घर वालों से कहता है, मुझे इस लड़की में कुछ अजीब सा लग रहा है। बेटी, क्या तुम मुझे अपनी कुंडली दिखा सकती हो क्या? मुझे ऐसा भास हो रहा है कि तुम्हारे कदम इस घर के लिए कुछ बुरा संकट लाने वाले हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? बुरा संकट? लेकिन कैसा बुरा संकट? वो तो बिटिया की कुंडली देखकर ही पता चलेगा। फिर प्रणाली अपनी कुंडली लाकर उस नकली पंडित को दिखाती है और प्लान के मुताबिक वो नकली पंडित उन्हें कहता है कि प्रणाली के ही कुंडली में दोष है। दोष? हाँ बिटिया, तुम्हारी कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है, जिसके चलते तुम्हारी पति की मौत हो जाएगी। अगर 1 महीने में तुमने अपने पति की दूसरी शादी नहीं कराई
तो वो परलोक चला जाएगा। क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे बिटिया के चेहरे को देखकर कुछ महसूस हुआ, इसीलिए मैंने फौरन ये कुंडली मंगवाई। पति की दूसरी शादी के साथ साथ तुम भी आने वाले कुछ सालों तक शादी नहीं कर सकती हो, वरना तुम्हारे लिए भी वो घातक हो सकता है। ठीक है पंडित जी, जैसा आपको हो। लेकिन बहू। नहीं मम्मी जी, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैं और सिद्ध तो अच्छे दोस्त थे, हमारे बीच में वैसे कोई प्यार भी नहीं है। ऐसे में अगर इसकी दूसरी शादी करके इसकी जान बच रही है तो प्लीज ऐसा होने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यही सही लग रहा है। आखिर ये हमारे बेटे के जिंदगी का सवाल है। हाँ पापा जी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की मौत हो। मम्मी डैडी, अब मैं भी अगले कुछ सालों तक कुंवारी ही रहूंगी। देखो ना, क्या फूटी किस्मत पाई है मैंने। बेचारी मेरी बच्ची। और हाँ, दूसरी शादी भी तुम्हें ऐसे लड़की से करनी होगी जिसके गुण और सिद्धार्थ लल्ला के गुण मेल खाते हो, जो कि बहुत कठिन है, पर यही करना होगा। पंडित जी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जल्दी से उस लड़की को ढूंढिए। हमें हमारे बेटे के जान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सब इस बात को सच मान लेते हैं। फिर पंडित जी एक हफ्ते बाद तारा को सबसे मिलाते हैं, और अब प्रणाली भी अपने पति की दूसरी शादी की तैयारियों में लग जाती है, और उनकी शादी एकदम रीति रिवाज के साथ होती है। फिर शादी के बाद, तुम्हारा बहुत शुक्रिया प्रणाली। अगर तुम नहीं होती तो ये सपना कभी सच नहीं हो पाता। हाँ प्रणाली, थैंक यू सो मच। अरे डफरो, तुम्हारे इस चक्कर के चलते ही मेरे दिमाग में वो प्लान आया, और उसी प्लान के जरिए अब मैं भी आराम से कुछ सालों तक शादी की चिक-चिक से दूर रहकर अपने करियर पर फोकस कर पाऊंगी। हाँ प्रणाली, ऑल द बेस्ट। बेचारे हमारे घर वाले, किसी को ये पता ही नहीं चला कि पंडित एक थिएटर आर्टिस्ट था, और उसने ये सब मेरे कहने पर नाटक किया है। तीनों की सारी बातें दामिनी सुन लेती है, और वो प्रणाली का हाथ पकड़कर सबके सामने खींच कर लाती है, और सभी घर वालों को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। प्रणाली, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हमें, इतना बड़ा झूठ। हाँ प्रणाली, ये तुमने बहुत गलत किया है। वो सिद्धार्थ, तुम भी इन सब में मिले हुए थे। अरे क्या मिला तुम दोनों को ये सब करके? हाँ तो और मैं क्या करती डैडी। सिद्धार्थ को एक गरीब लड़की से प्यार था, इसीलिए उसने अपने प्यार के बारे में घर पर किसी को भी नहीं बताया, और आप लोगों के बारे में सोचकर हमने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। लेकिन क्या आपने एक बार भी ये सोचा कि क्या हम वाकई में उस शादी से खुश थे? प्रणाली बिल्कुल सही कह रही है, हम दोनों इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और इसके लिए प्रणाली ने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। अरे क्या हुआ जो तारा गरीब है, हम लोग भी गरीबी से ही ऊपर आए थे ना। और रही बात प्रणाली के करियर की, तो उसे पूरा हक है कि वो अपने करियर को अपनी शादी से भी आगे रखे। आज के जमाने में हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन आप लोगों के प्रेशर के कारण हमने हमारी खुशियों की बलि चढ़ा दी। लेकिन अब और नहीं, हम दोनों जिंदगी भर घुट घुट कर नहीं जीना चाहते हैं। प्लीज हमें हमारी जिंदगी में खुश रहने दो। प्रणाली और सिद्धार्थ की बातों को सुनकर उनके पेरेंट्स को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तुम सही कह रहे हो बेटा, माफ कर दो हमें, हमने तुम्हारी खुशी के बारे में सोचा ही नहीं। हाँ बेटा, अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए हमने तुम्हें एक जबरदस्ती के रिश्ते में बांध दिया। माफ कर दो हमें बेटा। प्रणाली बेटा, हम भी माफी चाहते हैं। हमें तो उल्टा तुम पर गर्व होना चाहिए कि हमारी बेटी के सपने इतने बड़े हैं,
लेकिन हमने तुम्हें समाज के उसूलों पर चलने के लिए कहा, जबकि तुम अपने उसूलों पर चलकर भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकती हो। माफ कर दे बेटी, अब हम तुझ पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। अब तो बस उसी दिन का इंतजार है जब तू एक बड़ी इंटीरियर डिजाइनर बन जाएगी। और इस तरह अंत में तेज और मृदुला प्रणाली के सपनों की अहमियत को जानकर उसे अपने करियर पर ध्यान देने देते हैं। वही विश्वजीत और दामिनी भी अपने बेटे सिद्धार्थ और नई बहू तारा को खुशी खुशी पूरे मन से स्वीकारते हैं।